जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS अकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें से हम लोग आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो केमिस्ट्री जो पढ़ाया जा रहा है ये बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सॉल्व देखेंगे, जिसमें से हम लोग पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। बता दें दोस्तों कि इसके बाद इससे पहले हम लोग इससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो डाले थे, बिहार का समान परिचय। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा ट्रिक से आपको हम पूरा याद करवाएंगे। एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा बिहार जो है जनरल समान परिचय पूरा का पूरा दिमाग में आपका छप जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग खनिज और रामसर साइट ये सब का भी बात किए थे। और बता दें कि इससे पहले बायोलॉजी जो बिट्टू झा सर के ही द्वारा पढ़ाया जा रहा था, जिसमें से बायोलॉजी का टोटल 18 चैप्टर है। ठीक है, 1 से लेके 18 तक के सभी पे ऑब्जेक्टिव वीडियो बना दिए हैं। आप नहीं देखें तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इसमें बता दें दोस्तों कि इसमें टोटल 94 प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, किसको कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है? जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद जिसका कुछ अपना आयतन होता है? बिल्कुल। जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है? जी हाँ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ नहीं है, तो आप ऊपर देखेंगे इस सब को जो फॉलो नहीं करता है वो पदार्थ नहीं है, तो ये बल नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ है? तो जो ये सब को फॉलो करेगा वो हो जाएगा पदार्थ, तो ये इसमें से हो जाएगा भोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो एक गुण पदार्थ में जो नहीं पाया जाता, ये पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? तो कौन एक शामिल नहीं? तो धातु, जिसको तत्व भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी आंसर। आगे देखेंगे, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था पाए जाते हैं? तो मुख्य कहेगा ना, ध्यान में रखिएगा, अगर मुख्य कहेगा तो ये हो जाएगा 3, अधिकतम हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए अगला प्रश्न है, अधिकतम कहेगा तो ये हो जाएगा 5, और डायरेक्ट पूछेगा मुख्य कितना है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और आगे बता देते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? तो ये उष्मा पदार्थ नहीं, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा एक सही है? तो पहला, ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होता है। जी हाँ, ये दोनों सही है। उसके बाद गैस के आकार एवं आयतन दोनों परिवर्तनशील होते हैं। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तो तरलता के जो अभिलक्षण पाए जाते हैं ये द्रव और गैस दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों सही। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म है? गुणधर्म नहीं है। हाँ, एक सेकंड, ये लाइट बार बार ऑफ हो रहा है, इसको थोड़ा
चलिए अब बंद नहीं होगा। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुण धर्म नहीं है? इसमें से क्या कर रहा है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? तो स्पंज, तो ये ठोस है, ठीक है, ये क्या है, ठोस। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो ये ठोस के बीच होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा एक सही है? तो हमारा पहला, ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, गैसों के कणों के मध्य अंतर अणुक स्थान सबसे अधिक होता है। जी हाँ, ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही। आगे देखिए, गैसों में न तो निश्चित आकार न ही निश्चित आयतन होता है। क्यों? क्योंकि गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक है, तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखता है क्या कहलाता है? तो ये अंतरा अणुक बल कहलाता है, अंतरा अणुक बल। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा, थोड़ा ऊपर कर ले इसको, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ठोस को द्रव में परिवर्तन ये गलना कहलाता है, ये तो सही है, ठीक है। ठोस को द्रव में परिवर्तन ये गलना कहलाएगा। द्रव को गैस में परिवर्तन ये क्वथन कहलाएगा। उसके बाद गैस का द्रव में परिवर्तन ये जमना नहीं, ये संघनन कहलाता है, ठीक है। गैस को जब द्रव में बदला जाता है तो ये संघनन होता है। तो पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर सी। आगे देखेंगे, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाएगा? किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्तन ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ये H2O पाया जाता है, ए हो जाएगा। आगे देखिए, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप स्थिर रहता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो ये आयतन कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है? तो पहला देखेंगे, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद पदार्थ की पचम अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। जी हाँ, ये भी सही। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही। आगे देखिए, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो क्या कहलाती है? तो ये बोस-आइंस्टीन
बोस्ट आइंस्टीन घनीभूत कहलाती थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में और ठंडा करने पर वाष्पों को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये उद्वापातन कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। जी नहीं, यही गलत है। किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान नहीं, वो कठिन होता है जबकि गैस को कठिन, ये गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे, गैसों की भांति ठोसों की संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतराअणुक स्थान अत्यंत कम होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन को पहचानिए। सही कथन को पहचानना है तो ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, ये तो गलत है। आगे देखेंगे क्या चीज़ सही पहचानना है। ठीक है, तो अगला है, पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता, ये भी गलत है। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, ये भी गलत है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, ये सही है। गैस का आयतन जो होता है ये अनिश्चित होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किसमें अंतराअणुक बल प्रबलता होता है? अंतराअणुक बल ये ठोस में होता है और ये होता है दाल। अंतराअणुक बल जो होता है ये हमेशा ठोस में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से ठोस कौन है? तो दाल है। आगे देखेंगे, ठोस के संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनमें आंतरिक बल प्रवणता होता है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद इनके कणों की गति बाधित होती है, ये भी सही। उसके बाद इनमें कण अच्छी प्रकार व्यवस्था होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है? इसमें से कौन एक छद्म ठोस है? तो ये रबर हो जाएगा। ठीक है, और कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस को, तो ये हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि रबर हो जाएगा और कोलतार के अवशासन के बचा हुआ ठोस को। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन असत्य? असत्य कहने का मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो पहला, सभी ठोस पदार्थ को बराबर आयतन परमाणु की समान संख्या रखता है। जी नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, उसके बाद सभी ठोस पदार्थ को बराबर आयतन समान अणुओं में रखता है। जी नहीं, ये दोनों गलत है। तो कौन हो जाएगा सही? उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से जो भी दोनों कथन है, ये दोनों कथन क्या है? गलत है, असत्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो ये क्वार्ट्ज कांच होगा। क्या होगा? क्वार्ट्ज कांच। क्या हो जाएगा? क्वार्टर कांच जो हो जाएगा ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय। आगे देखेंगे, कुछ क्रिस्टलीय दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? तो ये पीजो, क्या है? पीजो विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? पीजो विद्युत कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो क्वथन तथा वाष्पन दोनों ही सही परिघटना है, ये तो गलत है। उसके बाद क्वथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल आयतन परिघटना, ये भी गलत है। उसके बाद क्वथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल आयतन परिघटना, ये भी गलत है। तो इसमें से ये गलत है, तो ये इसका यही सही होगा कि क्वथन एक स्थूल आयतन परिघटना है किंतु वाष्पन एक सही परिघटना है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, गैसों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा, गैसों का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसके अंदर गैस भरी हो। जी हाँ, तो ये कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन
उधर पाथिज पदार्थ नहीं है तो ये फिटकीरी नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया एरिक ए कार्नेल को भी दिया गया, वोल्फिंग कैटरेज को भी दिया गया, अक्कार ए विविन को भी दिया गया, यानी कि सभी को दिया गया। आगे देखें, बृहद अणु, ठीक है, सुपर एटम की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये बोस आइंस्टीन से जुड़ा, BEC, ठीक है। आगे देखें, सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था क्या है? तो ये प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो ये उच्च ताप का कारण, क्या है? उच्च ताप का। आगे देखें, प्रतिदीप्त ट्यूब तथा न्यूऑन संकेतक बल में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? तो ये प्लाज्मा उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक ही प्रकार के कणों परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये तत्व कहते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, तत्व। आगे देखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के एक ही निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये यौगिक कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध पदार्थ है? कौन शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा इसमें से टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टीन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, धातु तथा अधातु प्रकार है, तो ये किसके प्रकार है? ये तत्व के प्रकार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक हो जाएगा जल। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, ये तो सही है। उसके बाद वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, तो ये दोनों सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, खड़िया CaCO3 क्या है? तो ये एक यौगिक है, क्या है ये एक यौगिक है। आगे देखेंगे, तत्व किस अवस्था में पाया जाता है? तो तत्व पाया जाता है ये ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, यानी कि इनमें से सभी में पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? तो ये हीरा तत्व है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो ये जल एक यौगिक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन न तो यहाँ बल्ब नहीं, यहाँ तत्व होगा, ठीक है, यहाँ पे तत्व कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो ये वायु हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो पहला है यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। जी हाँ, यही कथन सही नहीं है, अनिश्चित नहीं, निश्चित होता है। आगे देखेंगे, कोयला क्या है? तो कोयला भी एक तत्व है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु है, तो ये मिश्रण का मिश्र धातु है। आगे देखिए, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो ये अमोनिया है, जिसको NH3 बोलते हैं, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। आगे देखिए, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े विभिन्न तत्व है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, बारूद क्या है? तो बारूद एक मिश्रण है, बारूद क्या है? एक मिश्रण है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, 61 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना? इनमें से कौन सा कथन एक सही है? तो पहला, पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह एक मिश्रण है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद, पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता वो एक यौगिक है। जी हाँ, ये भी सही, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दोनों सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण ये दूध है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? कौन एक यौगिक है? तो ये फेरस सल्फाइड, यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो ये दूध नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन
शुद्ध पदार्थ है तो ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6, ग्लूकोज का क्या होगा, C6H2A और O6। ये एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, तो ये पीतल यौगिक नहीं है। विरंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण है तो ये यौगिक है। और ये ध्यान में रखिए कि व्यंजक चूर्ण जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें से सुमेलित करना है। क्या करना है, इसमें से सुमेलित करना है। तो हीरा क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संगमरमर ये कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद रेत बालू ये सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेत बालू ये सिलिकॉन हो जाएगा। और मनी का ये एल्युमिनियम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 4, 1, 2, 3, यानी कि बी आंसर। ठीक है, बी। आगे देखेंगे, वह पदार्थ जो वायु जल का जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है, तो वो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, यौगिक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ है ये अपशिष्ट जल, ठीक है, जो इसका उपयोग जो होता है बैटरी में प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आश्रित जल। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं है तो पहला इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, ये तो गलत है, सही नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद यह अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, जी नहीं, ये भी गलत है, दुद्दू को गलत हो गया। उसके बाद इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, ये सही है। उसके बाद इसका निश्चित क्वथनांक तथा गणनांक होता है, ये भी सही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। देखिए इसको समझ ली, ये दोनों जो है ये दोनों गलत है और ये दोनों जो है ये सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तो ये मिश्रण बनता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है, तो ये सोडियम शुद्ध है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्राकृतिक का मूल पदार्थ कौन है जिनसे सभी पदार्थ बने होते हैं, तो ये तत्व भी हो जाएगा, यौगिक भी होगा, मिश्रण भी होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा, डी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन 2 तत्वों का मिश्रण है, इसमें से कौन 2 तत्वों का मिश्रण है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है, तो धुआं समांग मिश्रण नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है, तो द्रव तथा गैस का, तो बी होगा इसका आंसर, ठीक है। सोडा वाटर है ये द्रव तथा गैस का, यानी अच्छा ये द्रव तथा गैस का, अच्छा ये बी और डी दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ, द्रव तथा गैस दोनों लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, तो ये कनाद ने कहा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला प्रश्न को, कनाद। उसके बाद ठोस में द्रव तथा द्रव में गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा, तो ये घनत्व में परिवर्तन होगा। क्या होगा, ये घनत्व में परिवर्तन होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, मिट्टी के तेल में, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है सीमेंट का क्या होता है, CaO, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद
रेत का क्या हुआ SiO2, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये है कांच का क्या होगा Na2CO3, इसमें भी ऑक्सीजन आ गया। तो किसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। कांच का क्या बताए Na2CO3 लिख दे। लिखने में तो खैर नहीं बनना है, लिख देते Na2, देखिए बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, CO3। तो इसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मिट्टी के तेल में नहीं आ रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, इसमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी के तेल में नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो अधातु जो है ये ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है, इसे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला है किसी तत्व हमेशा ठोस होता है, जी नहीं, ये तो गलत है। उसके बाद यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, तो ये भी गलत है। उसके बाद मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं, जी हाँ, ये सही। तो ये केवल 3 सही है, तो यहाँ केवल 1 की जगह पे केवल यहाँ 3 कर लीजिए, तब इसका आंसर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आगे देखिए, दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, तो पृथक्कारी कीप कहलाती। क्या कहलाती, पृथक्कारी कीप कहलाती। आगे देखेंगे, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है, तो आसवन नहीं है। कौन नहीं है, आसवन नहीं है। आगे देखिए, पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, तो क्रोमेटोग्राफी। क्या है, क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या है, क्रोमेटोग्राफी। आगे देखेंगे, वन लेखन जिसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकता है, तो रेडियो समस्थानिक। क्या है, रेडियो समस्थानिक। आगे देखिए, क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है, तो क्या है, विलेयता। क्या है, विलेयता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड। क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। आगे देखेंगे, आगे किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है, तो क्रिस्टलीय कलन का। किसका, क्रिस्टलीय कलन का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे वायु के अवयवों गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है, तो ये प्रभाजी आसवन। क्या है, प्रभाजी आसवन। तो बी हो जाएगा। आगे देखिए, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या होता है, वो स्थिर रहता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे देखेंगे, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, लौह पूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के नोट्स ले लिए बट उनका क्लास नहीं लिए, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन तो है बट आंसर नहीं दिया, तो वैसे दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।